हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्लीपी क्लासेस में। और दोस्तों आज हम एमसीक्यूज़ फिर से लेके आए हैं पॉलिटी के लिए। एक कमेंट्स पढ़ा था मैंने कि सर लेवल बढ़ाइए पॉलिटी का। दोस्तों देखिए, लेवल आपका हम आराम से बढ़ा सकते हैं। आई कैन गिव यू ए टफ क्वेश्चंस एज वेल, बट उससे क्या होगा, आपकी रिवीजन का जो पर्पस है वो हल नहीं होगा। ठीक है जी। इस टाइम पे जो लेवल है वो हमने मॉडरेट ही रखा हुआ है। मॉडरेट इसलिए रखा है ताकि आप जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करें। ठीक है जी। और दूसरी बात कि देखिए ईपीएफओ में आपके टोटल 120 क्वेश्चंस होंगे। अब 120 क्वेश्चंस आपने 2 घंटे में कवर करने हैं। ठीक है जी। तो टेक्निकली 1 मिनट मिलेगा आपको एक क्वेश्चन में। अब उसमें आप सपोज़ कर लीजिए कि 15 मिनट आपके मैथ्स के हैं। ठीक है जी। और 15 मिनट अगर आप अपने रख लीजिए इंडस्ट्रियल रिलेशंस, या फिर आप रख सकते हैं अपने करंट अफेयर्स, मतलब कोई ऐसे क्वेश्चंस या कॉम्प्रिहेंशन ही आ जाए फॉर दैट मैटर। तो आपको पता है कि मैथ्स और कॉम्प्रिहेंशन में आपका टाइम लगेगा। तो इसलिए यूजुअली जो एक ट्रेंड देखा जाता है यूपीएससी का, कि उनके जो क्वेश्चन के लेवल हैं ऑब्वियसली वो एक अच्छा सेट ऑफ स्टैंडर्ड रहता है। लेकिन इफ़ यू एक्सपेक्ट कि आपके क्वेश्चंस काफ़ी बड़े और कॉम्प्रिहेंसिव पे दिए गए हैं पॉलिटी से रिलेटेड, वो आप कम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वो इसलिए कि शायद एक या दो जो है क्वेश्चंस बड़े स्टेटमेंट वाले आपको आ सकते हैं, लेकिन जो आपके कॉन्सेप्ट के जो क्वेश्चन हैं वो बहुत रिपीट करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो द आइडिया राइट नाउ इज़ टू रिवाइज एंड कॉन्सेप्ट। तो मैं आपको पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ, कोई भी क्वेश्चन अगर आप यहाँ पे कर रहे हैं, वो टॉपिक लिख लीजिए, राइट डाउन द टॉपिक, रिवाइज इट, खा जाइए, और खाने के बाद डकार भी नहीं लेना है, जस्ट कीप इट इनसाइड। ओके जी। चलिए अब चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द गवर्नर्स नॉमिनेशन इन स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। ठीक है जी। पहला जो स्टेटमेंट है वो दिया है कि गवर्नर कैन नॉमिनेट पर्सन हैविंग स्पेशल नॉलेज और प्रैक्टिस एक्सपीरियंस इन रिस्पेक्ट ऑफ लिटरेचर, साइंस, आर्ट, कोऑपरेटिव मूवमेंट्स एंड सोशल सर्विस। दूसरा है, देयर आर 5 स्टेट्स विद लेजिस्लेटिव काउंसिल्स इन इंडिया। तो इसका सही जवाब क्या है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है, ये एक स्टेटमेंट करेक्ट है, ये स्टेटमेंट गलत है। तो ओनली वन। इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो अब क्या है कि आर्टिकल 171 क्लॉज 5 में क्या कहता है कि गवर्नर जो है वो नॉमिनेट कर सकते हैं पर्सन विद स्पेशल नॉलेज या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन रिस्पेक्ट ऑफ लिटरेचर, साइंस, आर्ट, कोऑपरेटिव मूवमेंट्स एंड सोशल सर्विस। और इसमें एक केस हुआ था हर्षरन वर्मा वर्सेस चंद्रभान गुप्ता एंड अदर्स, जो कि 1961 में था। उसमें कहा था कि पॉलिटिक्स कैन बी सीन एज सोशल सर्विस। ठीक है जी। तो आपकी जो नॉमिनेशन उसी बेसिस पे डाली गई है कि एक पॉलिटिकल सर्विस को भी देखा जाता है, तो आप इन बैकग्राउंड से नॉमिनेट कर सकते हैं। ठीक है जी। जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल या विधान परिषद जो होता है वो अपर हाउस है कितने 6 स्टेट्स में, 6 स्टेट्स ऑफ इंडिया दैट हैव बाई कैमरल स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है जी। तो अब कमेंट सेक्शन में, ठीक है जी, और लोअर हाउस जो है वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो बताइए कि वेस्ट बंगाल जो है, इज़ इट हैविंग अ बाई कैमरल स्टेटस और नॉट? कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है जी। और ये जो है, ये एस्टेब्लिशमेंट जो है डिफाइन की गई है 169 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है जी। और जनवरी 2020 जो है अभी तक 6 स्टेट्स की है। ठीक है जी। और उसमें से आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश है। तो दिस इज़ इट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सक्यूज मी। अगला क्वेश्चन है कि 3 स्टेट्स वर केम इनटू बीइंग इन 1987, रेजिंग द नंबर ऑफ स्टेट्स इन इंडिया टू 25 स्टेट्स। एट दैट टाइम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वर ऑल्सो यूटी, यूनियन टेरिटरीज, अर्लियर बिफोर दे अटेंड स्टेटहुड इन 1987। तो इसमें मिज़ोरम, गोवा, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही जवाब क्या है? तो ऑप्शंस भी देख लीजिए, 1 and 2 ओनली, 1 and 3 ओनली, 2 and 3 ओनली, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही जवाब क्या है? ये तीनों ही ऑल ऑफ द अबव है इसका आंसर। ठीक है जी। चलिए अब इसके बारे में जानते हैं। ठीक है जी। अब 1987 में क्या हुआ था, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम,
ये स्टेट्स बन गए थे 20 फरवरी को, और 30 मई को गोवा भी आ गया था। ठीक है जी, गोवा की नॉर्दर्न एक्सक्लेव्स को जो है वो दमन एंड दीव और दादरा नगर हवेली को यूटी बना दिया गया था। ठीक है दोस्तों, चलो कमिंग हेड नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन है which of these cases had judgments pertaining to preamble as part of constitution। ठीक है दोस्तों, अब इनमें से 3 केसेस दिए गए हैं। ठीक है जी, तो इनमें से कौन कौन से केसेस जो हैं वो प्रियम्बल से रिलेटेड हैं। ये केसेस 1 and 2 ओनली, 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, ऑल ऑफ अबव। तो इसमें सही जवाब क्या है? ऑल ऑफ अबव। ठीक है जी, अब क्या है कि बर्बरी केस में क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि प्रियम्बल इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पहले मना कर दिया। फिर केशवानंद भारती 73 में कहा कि जी है पार्ट, और फिर LIC का केस था, उसमें केशवानंद भारती की पोजीशन भी अपहेल्ड करके बोला था कि प्रियम्बल इज़ द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि इज़ प्रियम्बल अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो येस इट इज़ द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सक्यूज मी। अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग जज मेरिट stated that secularism and federalism are the basic features of Indian Constitution। अब देखिए दोस्तों, लैंडमार्क केसेस जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। इससे आप देखिए, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पॉज करके एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। ये आप बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जब आप लैंडमार्क केसेस करेंगे तो आपकी पूरी पॉलिटी रिवाइज हो जाएगी, यार होल पॉलिटी विल रिवाइज। तो मेक श्योर कि आप 3 से 4 पेजेस में ये सारे लैंडमार्क केसेस लिख लीजिए और आगे टॉपिक्स लिख लीजिए, उससे रिलेटेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है जी, नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन। एक्सक्यूज मी। अगला क्वेश्चन है कि इसमें कौन सा केस है, तो ये है SR बोमई केस। ठीक है जी, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि SR बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ये फेडरलिज्म और सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट उजागर हुआ था। ठीक है जी, और जस्टिस सावंत और कुलदीप सिंह ने ऑब्ज़र्व किया था कि फेडरलिज्म और सेक्युलरिज्म जो है वो एसेंशियल फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, एंड वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट प्ले करता है, बेसिक स्ट्रक्चर का। तो आपको पता है कि 42nd अमेंडमेंट में कौन सी चीज़ें ऐड हुई थी। ठीक है जी, इंटीग्रिटी के साथ क्या ऐड हुआ था इसमें? सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी ऐड हुआ था, लेकिन इसमें माफ़ कीजिएगा, तो इसमें अब फेडरलिज्म भी माना गया है एसेंशियल पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। और आपको पता है कि बेसिक स्ट्रक्चर पे क्या क्वेश्चन है कि अगर कोई भी ऐसा अमेंडमेंट किया जाता है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर चेंज कर रहा है या उसके साथ छेड़छाड़ कर रहा है, तो वो चेंज वैलिड नहीं होगा। ठीक है जी, चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 5th क्वेश्चन है कि ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाज कंप्लीटेड ऑन 26 जनवरी 1950। पहले स्टेटमेंट है। दूसरी स्टेटमेंट है, इट टुक 2 years 11 months and 16 days to complete the draft. Which of the following statement is are correct? तो इसमें कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है जी? इसमें कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। देखिए जी, क्यों? तो इसमें ये है C, नन ऑफ द अबव। वो क्यों कि ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या हुआ था, ये प्रिपेयर किया गया था और सबमिट किया गया था 14 नवंबर 1947 को, और इसको डिबेट किया गया था। ओवर 2000 अमेंडमेंट्स वर मूव्ड, और 2 साल 11 मंथ्स 17 दिन में ये इसे कंप्लीट किया गया था, और 26 नवंबर 1949 को कंप्लीट करके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसको अडॉप्ट किया था। तो ये डेट कौन सी है? लॉ डे। दिस इज़ द लॉ डे। ठीक है जी, और कितने मेंबर्स ने साइन किया था? 284 मेंबर्स साइन द डॉक्यूमेंट एंड प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग वाज कंप्लीट। ठीक है जी, चले अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जनवरी 26 जो है वो डेट ऑफ इनाग्रेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्यों किया गया था? पहला ऑप्शन है कि इट वाज कंसीडर्ड टू बी एन ऑस्पिशियस डे। दूसरा, ऑन दैट डे क्विट इंडिया मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन 1942।
तीसरा है कांग्रेस हैड ऑब्जर्व्ड इट एज द इंडिपेंडेंस डे इन 1930, और चौथा है नन ऑफ द दीज। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है सी, कांग्रेस हैड ऑब्जर्व्ड इट्स इंडिपेंडेंस डे इन 1930, इसलिए ही इसका एक सिग्निफिकेंस था। ठीक है जी। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट किया था हमने? 26 ये जो 1949 को हमने अडॉप्ट कर लिया था। ठीक है जी। और 2 महीने के बाद ये इसको फोर्स में लेके आया था 26 जनवरी 1950। अब 26 जनवरी को क्यों था? बेसिकली पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन जो है वो किया गया था लाहौर में, और फर्स्ट ट्राई कलर ऑफ इंडिया जो वो लहराया गया था। तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि हमारा ट्राई कलर किसने डिज़ाइन करके दिया है, हु डिज़ाइंड इट। देखिए आपका मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन निकल के आ गया यहाँ से। तो प्लीज़ टेल अस कि फर्स्ट ट्राई कलर किसने अनफर्ल किया, मतलब अनफर्ल नहीं किया था, फर्स्ट ट्राई कलर किसने डिज़ाइन किया था, कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए आप लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में है स्टेटमेंट्स दिए हैं। पहली स्टेटमेंट, द ओथ टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट इज गिवन बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। दूसरी स्टेटमेंट है द प्रेसिडेंट गिव्स रेजिग्नेशन टू द चीफ जस्टिस एज वेल। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो इसमें जो पहली स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, दूसरी गलत है। तो इसका आंसर क्या है? ओनली वन। चलिए अब इसके बारे में थोड़े से जानते हैं। तो देखिए जो ओथ जो है प्रेसिडेंट की ना, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, करवाते हैं। लेकिन अगर चीफ जस्टिस नहीं है तो कौन कराएंगे? जो सीनियर मोस्ट जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो कराएंगे, पहली चीज़। अगली चीज़ क्या है कि प्रेसिडेंट इज़ रिक्वायर्ड टू मेक एंड सब्सक्राइब इन प्रेजेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ एन ओथ और अफर्मेशन दैट ही शैल प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। कई बार आपसे ना पूछ लिया जाता है कि प्रेसिडेंट की ओथ में क्या दिया गया है, तो ये प्रोटेक्ट, प्रिजर्व एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ये चीज़ है। और जो प्रेसिडेंट हैं वो होल्ड करते हैं 5 साल के लिए पोजीशन, ठीक है जी, अपॉन ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस, ठीक है जी। हाउएवर ही कैन रिज़ाइन फ्रॉम हिज ऑफिस, कभी भी रिज़ाइन कर सकते हैं। वो रेजिग्नेशन जो है वो चीफ जस्टिस को नहीं देते हैं, वो किसको देते हैं? वो देते हैं वाइस प्रेसिडेंट को, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है वो केसेस किस चीज़ से रिलेटेड हैंडल करता है? तो ये पहला ऑप्शन है इश्यूज रिलेटिंग टू प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ मॉन्यूमेंट्स। अगला ऑप्शन है सिविल केसेस। तीसरा है क्रिमिनल ऑफेंसेस, और चौथा है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। तो ये बड़ा ही इजी है, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। लेकिन आप बोलेंगे कि सर कुछ टाइम पहले ताजमहल जो था, ताजमहल की करोडिंग होना स्टार्ट हो गई थी, तो इसमें एनजीटी का क्या रोल था? तो आप इसको थोड़ा सा रिसर्च करके पढ़िए कि ताजमहल में एनजीटी का रोल क्या था और एएसआई का क्या रोल था। एएसआई क्या होता है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है जी। दिस इज़ योर होमवर्क, ताजमहल एंड एनजीटी प्रोटेक्शन, ओके। अब इसके बारे में थोड़ी जानते हैं कि एनजीटी जो था वो 18 अक्टूबर 2010 को बनाया गया था अंडर एनजीटी एक्ट 2010, ठीक है जी। और ये जो है बेसिकली लीगल राइट्स जो हैं रिलेटिंग टू एनवायरनमेंट वो करते हैं। और एनजीटी के जो जजेस होते हैं वो इक्विवेलेंट टू सुप्रीम कोर्ट के जजेस के होते हैं, और उनके पे और पावर और पर्क्स जो होते हैं वो सेम रहते हैं, ठीक है जी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट एरिया वाइज लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी इन इंडिया। कुछ क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट होते हैं, मतलब हमें पता है कि वेग से हैं, लेकिन इनके साथ हमने क्यू लेने हैं। क्यू क्या लेने हैं कि आपको स्मॉलेस्ट और बिगेस्ट का पता होना चाहिए, ठीक है जी। और साथ में इसके साथ आपको होमवर्क क्या है? गो टुडे एंड रीड अबाउट डिलिमिटेशन कमीशन। आप बोलेंगे सर हम क्यों पढ़े? पढ़ना पड़ेगा यार, ईपीएफओ के एग्ज़ाम निकालना, ईपीएफओ के बाकी सारे एग्ज़ाम भी निकालने। तो आज आपका होमवर्क है डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में सारा पढ़ना है। तो इसमें कौन सा आंसर है? इसमें है जी चांदनी चौक, चांदनी चौक टू चाइना वाला चांदनी चौक, ठीक है जी। चांदनी चौक जो कहाँ पे? दिल्ली में है, स्मॉलेस्ट एरिया वाइज है लोकसभा का। और कमेंट सेक्शन में बताइए कि एरिया वाइज सबसे बड़ा कौन सा है, ठीक है जी, लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है द रेजिडुअरी पावर्स नॉट मेंशन्ड इन द यूनियन स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट आर वेस्टेड इन
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बोथ राज्यसभा एंड लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेचर लोकसभा। तो इसका सही जवाब क्या है? बोथ राज्यसभा एंड लोकसभा, मतलब कि पार्लियामेंट। कल हमने क्वेश्चन किया था पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, तो उसमें प्रेसिडेंट भी है, लेकिन फॉर्मुलेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन कौन करता है? लोकसभा एंड राज्यसभा। चलिए जी, अब इसके बारे में जानते हैं कि 3 सब्जेक्ट लिस्ट होती हैं, ठीक है जी। यूनियन लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट होती है और कॉन्करेंट लिस्ट होती है, जो कि डिफाइन की गई है लेजिस्लेटिव पावर ऑफ ईच गवर्नमेंट, ठीक है जी। जो रजिस्ट्री पावर्स बचती हैं वो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के पास होती हैं। यूएसए और ऑस्ट्रेलिया के पास रजिस्ट्री पावर्स जो होती हैं वो स्टेट्स को दी जाती हैं, ठीक है जी, क्योंकि वहाँ पे फेडरल सिस्टम है, हमारे यहाँ पे क्वासी फेडरल सिस्टम है, मतलब कि पार्शियल फेडरल सिस्टम है जिसमें सेंटर जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है, और कनाडा में जो है वो यूनियन के पास रहती है, ठीक है जी। चलिए आज बोनस क्वेश्चन भी आ गया। तो टर्म ऑफिस ऑफ मेंबर ऑफ यूपीएससी कितना होता है? ये तो आप सबको पता ही होगा, 6 साल का होता है और टिल द एज 65, ठीक है जी। ये है यूपीएससी। अब मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो मेंबर्स हैं वो कौन अपॉइंट करता है? हु अपॉइंट्स द मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, और उनकी रिमूवल कौन करता है? ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है जी। इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि जो भी मेंबर है यूपीएससी का वो 6 ईयर्स या फिर जब तक वो 65 का हो तब तक करते हैं, और रेजिग्नेशन उन्होंने किसको देना है? प्रेसिडेंट को देना, क्योंकि अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट ही करते हैं। एंड वो कैसे रिमूव किया जा सकता है? वो प्रेसिडेंट रिमूव करेंगे ऑन द ग्राउंड ऑफ मिसबिहेवियर्स, ठीक है जी, और उस मिसबिहेवियर के ग्राउंड्स पे है, और या फिर उनकी इंक्वायरी जो है सुप्रीम कोर्ट में चली है और वहाँ पे उनको एडजज किया इंसॉल्वेंट, या फिर वो किसी इस चीज़ से इंगेज होते हैं अपने ऑफिस के टाइम पे जहाँ पे उन्होंने एक पेड एम्प्लॉयमेंट ले ली है आउटसाइड द ड्यूटीज़ ऑफ ऑफिस, या फिर प्रेसिडेंट को लगता है उनके ओपिनियन में कि वो अनफिट हैं ऑफिस को संभालने के लिए, तो ये है रिमूवल के लिए, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ आज का पॉलिटी का सेशन ख़त्म होता है। अपना ख्याल रखिए, हाइड्रेशन पूरा करते रहिए, मज़े में रहिए, न्यूज़पेपर कम देखिए, न्यूज़ भी कम देखिए, और कीप प्रेइंग, कीप लाफिंग, टेक केयर, बाय बाय।